हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि हमारा ये लोकतंत्र की विशेषताएं चल रहा था, इसके आगे जो भी पॉइंट है उनके बारे में, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे हम इसके फीचर्स के बारे में ही समझ रहे हैं कि क्या क्या इसमें है, क्योंकि डिफिनेशन हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है और आई होप कि आपको भी वो क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो लोकतंत्र की डिफिनेशन में यानी कि एग्जैक्टली जो डिफिनेशन है, हालांकि कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, वो मैंने पहले भी बताया और यहाँ पे एनसीईआरटी में भी बताया जा रहा है आपको कि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बिना किसी तथ्य के हम इसको मान लें कि जो किसी ने कह दिया तो वो बिल्कुल मतलब क्या है कि लक्ष्मण रेखा हो गई, ठीक है, कि अब बिल्कुल ये अटल सत्य है, ये हट नहीं सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम उसको पहले जांच परख करेंगे, देन उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एग्जैक्टली लोकतंत्र की डिफिनेशन है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है, यानी कि जो लोकतंत्र है, जैसे राजतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, वैसे ही लोकतंत्र एक शासन का रूप है और जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये शासक का एक रूप है और मतलब शासन का एक रूप है जिसमें जनता के द्वारा शासकों का शासन और शासन यानी कि जो शासन व्यवस्था चल रही है उसमें राज्य करने वाले जो सत्ता पे अधिकारी रहते हैं उसे हम शासक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जनता शासकों का चुनाव करती है, यानी जनता के द्वारा जो शासन करने वाले शासक होते हैं उनका चुनाव कौन करती है, तो जनता करती है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे और इसमें हमने देखा था कि एक एक वर्ड का मीनिंग की मतलब शासक क्या है, देन चुनाव, देन सरकार के किस स्वरूप को हम किस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। वो सारी बातें हमने यहाँ पे बात की थी। अब यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, ठीक है। अब कितने फैसले जो होते हैं वो जो कि इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो कि इलेक्टेड लीडर होते हैं, उनके हाथ में होते हैं। कितने ऐसे फैसले होते हैं जो कि जनता के हाथ में होते हैं। तो लोकतंत्र में क्योंकि हमने जो देखा था इसमें क्या बात की गई थी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या है कि मतलब इसके जो भी फैसले लिए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम अच्छे तरीके से इसमें समझने वाले हैं। तो इसमें यदि हम अपने पड़ोसी देशों के या अन्य कंट्रियों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में क्या होता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, यानी कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं पहले भी पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है। पड़ोसी देशों के बारे में जो लोकतंत्र की व्यवस्था हम देख रहे थे वहाँ पे हमने पाकिस्तान के बारे में भी जिक्र आया था और इसमें देखा भी था मैंने वहाँ पे एक वर्ड और आपको बताया था, यदि आपको याद हो कि 1999 में, ठीक है, हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो। तो इसमें क्या हुआ था, कारगिल का युद्ध इसी सन में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी सन वगैरह आते हैं तो आप जैसे ही एक सन आता है उससे ऐसा नहीं है कि मतलब हम यदि 2020 की बात कर रहे हैं तो अब 2020 में ऐसा नहीं है कि एक ही एक्ट या एक ही अधिनियम पारित किया गया, बहुत सारी घटनाएं 2020 में हुई है। तो जब भी आएगा तो वो हमारे माइंड में क्लिक कर जाता है, चाहे वो अब अपने हिस्ट्री से रिलेटेड हम ले लें, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई नई योजनाएं आई हो, चाहे वो जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ आया हो, किसी को कोई मान्यता दी गई हो, कुछ भी जो भी है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं। जब याद रहेगा और यहाँ पे यदि आता है तो हमारे माइंड में क्लिक करेगा यस, यानी कि 1999 में और भी कुछ घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। सो इसमें क्या हुआ था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था कि अक्टूबर 99 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया था कि पूरा, यानी तख्तापलट का मतलब क्या है कि जिसकी सरकार है उसको आप गिरा दो, ठीक है, और उसकी जगह पे आप आ जाओ, यानी कि रातों रात बिना किसी कारण के आप क्या करते हो, अपने किसके बाहुबल के ताकत पर, ठीक है, बहुमत की ताकत पे नहीं, अपने बाहुबल के ताकत पर, यानी कि अपने गुंडागर्दी के चलते आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि बहुमत यदि आप लेते हो तो फिर तो आप जीवन में आने वाले नहीं हो। जो भी ऐसे गुंडागर्दी वाले होते हैं कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो वो अपनी यदि हम बात करें शारीरिक ताकत,
ठीक है। तो उस हिसाब से वो यहाँ पे सत्ता कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। और उसके बाद क्या होता है कि बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। किन्होंने? जो सैनिक जनरल मुजफ्फर जी थे, तो उन्होंने जनरल जो वहाँ के थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। ठीक है, यानी कि जनमत संग्रह करा के उन्होंने क्या किया कि अपना जो कार्यकाल था वो 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है, आपको पता है कि यदि हम बात करें तो किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो मैं वर्ड बोल रही हूँ थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा, किसी राजतंत्री देश का नहीं, ना तो किसी सैनिक तंत्र देश का। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो मीडिया होता है वो चौथा पिलर कहलाता है, फोर्थ पिलर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें विधायिका, कार्यपालिका, विधान परिषद जो भी है, और उसके बाद चौथा जो पिलर होता है वो होता है हमारा मीडिया होता है। ठीक है, जिसको हर जगह पे आप देखोगे कि संसद में कहीं भी हो, नेता का भी जो भी है वो मतलब मीडिया को खुला पूरा ओपन अधिकार होता है, उससे कोई रोक टोक नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये है अभी हाल फिलहाल में मीडिया के बारे में ही आया हुआ था कि जो सुशांत केस है, आप लोग द हिंदू पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो सुशांत केस है उसमें जो मतलब कि न्यायालय तक केस पहुँच चुका है। ठीक है, न्यायालय अपना वर्क कर रही है, बट मीडिया नए नए रोज तथ्य ला रही है। ठीक है, यानी कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा भी गया है कि मीडिया को अपने दायित्वों को भूलना नहीं चाहिए। यानी कि मीडिया को आइनों की स्वतंत्रता है, मतलब अच्छी खुली सब कुछ है। ठीक है, मीडिया का जितना काम था उसने कर दिया सुशांत केस में। अब मीडिया, यानी कि मीडिया के कारण उनको भी परेशानी हो रही, यानी आप देख रहे हो कि मीडिया जो भी है अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कभी सुशांत सिंह केस में किसको मतलब जो दोषी नहीं है उनको भी ठहराए जा रही, जो है उनको भी ठहराए जा रही है। ठीक है, और जब ऐसा हो रहा है तो फिर जो भी न्यायालय में केस है वहाँ पे उनको क्या है, फैसला लेने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, क्योंकि मीडिया से ही हम सब परिचित हैं। यानी कि मीडिया जो हमको दिखाती है। अच्छा, आप बताइए कि देश दुनिया के बारे में जो कुछ भी हो रहा है तो न्यूज़पेपर भी एक मीडिया का ही माध्यम है, राइट? वो भी हमारे पास आता है तो वहाँ पे भी मीडिया वाले ही वर्क करते हैं। तो जो भी, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों, चाहे टीवी में खबर देख रहे हों, चाहे रेडियो में सुन रहे हों, तो वो सारी बातें क्या होती हैं कि हमको मीडिया के माध्यम से ही पता चलती हैं, और मीडिया जो बताएगी वही हम कहीं ना कहीं सच भी समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बॉम्बे हाई कोर्ट के पास तो नहीं जा रहे हैं, या कि कहीं पे भी यदि हम बात करते हैं तो जो भी हमको टीवी में दिख रहा है सुशांत सिंह केस में, ये हमने कभी देखा रिया चक्रवर्ती को जेल हो गई, कभी छूट गई, कभी उसकी बहन घेरे में आ गई, कभी उसके दोस्त थे वो घेरे में आ गए। यानी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का यही कहना है कि ठीक है, आप अपनी स्वतंत्रताओं का पूर्ण रूप से पालन करें, लेकिन अपने दायित्वों को कभी ना भूलें। अपने दायित्वों को कैसे ना भूलें कि आपकी वजह से किसी को कुछ ऐसा ना हो कि मतलब जिनके ऊपर आप बिना तथ्य के आरोप लगाए जा रहे हो उनको भी नुकसान हो रहा है। नहीं, जो उसमें इन्वॉल्व है वो तो ठीक है, जो नहीं है उनको भी आप लेके आ रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके काम पे, क्योंकि आदमी इतना फ्री नहीं रहता है, तो वहाँ पे नुकसान हो रहा है। और जो भी न्यायालय है, जो भी फैसला लेना है, जज को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये आप देखना अभी हाल फिलहाल का है, 2 से 3 दिन पहले का ही ये करंट अफेयर है। तो आप देखेंगे वहाँ पे शायद 30 अक्टूबर का है शायद, या 31 का है। ठीक है, तो उसमें जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से उसको समझ जाएंगे। अब उसके बाद हम बात करते, बस मैं यहाँ पे आप मीडिया का रोल समझाना चाह रही थी कि मीडिया चौथा पिलर तो है, और मीडिया के बारे में अच्छा खासा ऐसे लिखने को भी आता है। तो आप करंट से अपडेट रहेंगे और ये सारी बातें समझते रहेंगे तो आपको सारी बातें पता चलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी मीडिया का रोल है, यहाँ पे मीडिया का रोल, क्योंकि यहाँ पे यदि जो मीडिया है, ठीक है, मीडिया को हम मानते हैं कि वो मतलब किसी लोकतांत्रिक देश में, बट किसी राजतांत्रिक देश में वहाँ पे मीडिया भी उन्हीं के गुणगान गाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पाकिस्तानी जो मीडिया थी, तो यहाँ पे जो मीडिया टर्मिनोलॉजी है मैंने उसका मीनिंग आपको समझाया। ठीक है, खैर ये लोकतंत्र में अभी पढ़ेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों के मतलब काम करने वालों ने क्या किया, आरोप लगाया
किस किसने लगाया था? मीडिया ने और मानवाधिकार संगठनों ने, ठीक है। लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने क्या किया? आरोप लगाया, यानी कि जो लोकतंत्र के लिए पहले से संघर्ष कर रहे थे वो क्या किए कि इस जनमत संग्रह पर आरोप लगाते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। आरोप क्या लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, ठीक है। यानी कि पहले सैनिक तख्ता पलट होता है, देन उसके बाद अगस्त 2002 में क्या होता है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही उन्होंने क्या किया? बदल डाला। और उसके बाद क्या होता है कि इस ऑर्डर के अनुसार, यानी कि अब थोड़ा सा इस ऑर्डर के बारे में हम समझ लेते हैं, तो आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर के अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों, ठीक है, को भंग कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों, जो भी वहाँ की संसद वगैरह होगी, उनको क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। यानी कि इसमें क्या हुआ? जिसमें ज्यादातर सदस्य क्या थे? फौजी अधिकारी थे। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में क्या होता है कि चुनाव भी हुए, यानी कि सैनिक व्यवस्था के चलते भी वहां पे चुनाव हुए, ठीक है। जो अभी हम इसके पहले समझ रहे थे कि हम लोकतंत्र की डिफिनेशन जो है तो चुनाव के आधार पर उसको हम नहीं कह सकते कि ये देश लोकतांत्रिक है। वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देके समझाया गया। यानी सैनिक व्यवस्था थी और वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि चुनाव करवाए गए, ठीक है। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। यानी कि वहां पे बिल्कुल वोटिंग हुई, जनता के द्वारा वोट किए गए। चुने हुए जो अधिकारी थे, यानी कि जनता के जो प्रतिनिधि थे, उनको कुछ ही अधिकार दिए गए, ठीक है। बाकी पूरी जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? जो पूरी अधिकार थे वो सैनिकों के हाथ में ही थे, ठीक है। उसके बाद आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि जो मैं चिल्ला रही थी 2-3 दिन से कि यानी कि हम इसको एग्जैक्टली राइट नहीं मान सकते हैं, ऐसा वैसा जो भी है वो आपको रीजन यहाँ पे पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। अब यहाँ पे कि डिफिनेशन में क्या दिया होगा कि जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, तो ये तो एग्जैक्टली पूरा मतलब गलत हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियरली हमको पता चल रहा है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के कई सारे हमारे पास प्रूफ हैं, ठीक है। और कोई भी जब हम बात कहते हैं तो विथ प्रूफ कहें, और जब हम आंसर राइटिंग भी करते हैं या इंटरव्यू भी होता है हमारा, वहाँ पे जब भी हम अपने बात को रखें विथ प्रूफ रखें। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं है? एग्जाम्पल, ठीक है। एक दो आप उसका रीजन लिखिए, देन उसके बाद एग्जाम्पल लिखिए। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है? एग्जाम्पल के नीचे आप एग्जाम्पल लिख के फिर लिख सकते हैं कि ये कारण थे, और इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं नहीं कहती कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही क्वेश्चन आएगा, बस एक समझाने का ओवरव्यू है कि कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू यानी कि विथ प्रूफ हमको बात करनी होती है, तभी हम थोड़ा अदर लोगों से अलग हो पाते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? यानी कि अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन खड़े हो गए, ठीक है। क्या यहाँ पे पहला क्वेश्चन उठता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम क्योंकि अभी हमने देखा ना कि चुनाव हुआ, वोटिंग होती है, उसके बाद जो भी इलेक्टेड पर्सन आते हैं, तो अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि हम कह सकते हैं ऐसा कि पाकिस्तान के शासकों का चुनाव जो है जनता के द्वारा हुआ है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते। अब लोग क्यों नहीं कह सकते ऐसा हम? तो यहाँ पे है कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है।
यानी कि थोड़ा समझिएगा इसको, कॉन्सेप्ट को। जनता ने क्या किया है कि राष्ट्रीय और प्रांतीय, ठीक है, असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। क्यों हम नहीं कह सकते कि इन्होंने शासन का चुनाव किया है? पाकिस्तान की जनता ने शासकों का, ठीक है, शासकों का चुनाव यहाँ पे है, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है। यानी कि जो राष्ट्रीय असेंबलियां हैं, जो प्रांतीय असेंबलियां हैं, तो उनके लिए क्या किया है, उन्होंने कुछ अधिकारियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है, ठीक है, यानी कि वो वास्तविक शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, यानी कि जो लास्ट डिसीजन होगा वो इनका नहीं होता था। और उसके बाद क्या हुआ कि अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई जो भी सरकारें होती हैं या चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, ठीक है। ऐसे कई देश होते हैं जहाँ पे चुनी हुई संसद या सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है, ठीक है। जिन्हें जनता नहीं चुनती है उन लोगों के हाथ में जब असली सत्ता होती है, हम उसे एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं, जबकि डिफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब आपका मतलब कि आपको जो भी कुछ डाउट्स रहे होंगे, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे कि हम डिफिनेशन के आधार पर किसी भी देश को लोकतांत्रिक क्यों नहीं कह सकते, उसमें और भी कुछ प्रमाण होने चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि हम किसी भी देश को कहते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ और तथ्य होने चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या आता है कि पिछले अध्याय में हमने पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा। अब सबसे पहला आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताना आपको पोलैंड किस कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक है, यानी कि पोलैंड किस महाद्वीप में है। देन उसके बाद आपको बताना है कि इसके अगल बगल, यानी कि ये कितने, और प्लीज मैप में आपको ये काम करना है, गूगल पे नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग करते क्या है कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं कहती हूँ कि गूगल बाबा से आप हेल्प ले लो, लेकिन हाँ ये है यार, मुझे बता के आप क्या करोगे, ठीक है, आप मुझे मत बताओ, लेकिन जो मैं पूछ रही हूँ उसको आप पढ़ो, ठीक है। आपने क्या किया, गूगल से सर्च मारा, जो भी गूगल में लिखा हुआ है आपने उसको कॉपी किया या पेस्ट किया और यहाँ पे लाके चिपका दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो भी कमेंट पड़ेगा, ठीक है, मैं भी खुश हो जाती हूँ कि अच्छा खासा मतलब आपने दिया, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि जो आप कर रहे हो कहीं ना कहीं हम लोग भी उस स्टेज में रह चुके हैं। सो इतना पता है, ठीक है। तो इतना है कि मतलब मेरे फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, जब आप क्या करोगे, आपसे चीज़ें बनेंगी नहीं। इसलिए प्लीज दिखावटी बंद करके जो भी पूछा जाता है आप वो चीज़ इतना करो कि कम से कम गूगल से भी आप सर्च कर रहे हो, मैं नहीं कहती गूगल की हेल्प मत लीजिए, गूगल से भी आप सर्च कर रहे हो, लेकिन आप उसको, आपसे वो चीज़ें याद हो जानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, और मेरे पूछने का मतलब भी यही है, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं है मेरे पूछने का कि आप कमेंट करें मुझे, क्या जो भी है मत करिए आप कमेंट, बस हाँ जो मैं पूछ रही हूँ प्लीज़ उस पर वर्क करिए आप। और वहाँ पे गूगल में भी आ रहा है कि पोलैंड किस कॉन्टिनेंट में है, या कि पोलैंड के आसपास की कंट्रियाँ कौन है, या महासागर कौन कौन से हैं, या किस महासागर के साथ ये सीमा साझा करता है। तो जो भी इससे थोड़ा बहुत जानकारियाँ हैं आप लें, इसकी कैपिटल क्या है, वो सारी बातें आप जानें, ठीक है, आप जानें, पढ़ें, उसे कॉपी पेस्ट करके कमेंट में ना चिपका दें। कमेंट करें बिल्कुल कि हाँ ये है वो है, बट पढ़ने के बाद आपसे लर्न हो जाए तभी, ठीक है। बस यहाँ पे आप देखे होंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। ये यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ ये सब चलता ही रहता है, बिजनेस है भैया। लेकिन बस मेरा टारगेट है जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बस उनके लिए प्लीज़ आप लोग ये सारे मतलब ये कि मैंने कमेंट किया इतना सारा सब कुछ, इतना लंबा चिट्ठा लिख के भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट हाँ आप पढ़िए उसे, जो आप मुझे भेजें आप उसे पढ़िए, देन भेजिए आप, मुझे कोई इशू नहीं होगा।
ठीक है, बट वो चीज़ें आपसे बननी चाहिए। अब पता चले मैंने काफ़ी सारा पूछ लिया, मुझे लगेगा कि भैया चलो आपने पढ़ा होगा तभी भेजा आपने, और आपसे तो पूछा जाएगा बाद में, तो आपसे वो आता ही नहीं है। इसलिए आपको याद करनी, चाहे गूगल की हेल्प लीजिए, चाहे मैप की हेल्प लीजिए। क्या होता है, मैं मैप के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम मैप से पढ़ते हैं ना, तो एक इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में, ठीक है। और आपको पता है, कोई भी चीज़ यदि हम मूवी देखते हैं उसमें इमेज दिखाता है, तो इमेज के थ्रू यदि कोई चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो जब हम मैप देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये पोलैंड है, इधर क्या है, इसके अगल बगल क्या है। सो कभी भूलता भी रहेगा तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला, गूगल से भी बिल्कुल नो इशू सर्च कर सकते हैं, बट हाँ आपसे याद होनी चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये, ठीक है। और ये जो भी बोल रही हूँ, कभी कभी आप मेरी बात मान लिया करिए। उसके बाद क्या है कि पोलैंड के सोवियत शासन के समय में सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा, ठीक है। वहाँ में हमने पढ़ा अमेरिका की भूमिका के बारे में। और उसके बाद ये इराक का जो है, जस्ट अभी मतलब इसके 1-2 पार्ट पहले ही हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। इराक में क्या क्या घटनाएं हुई थी, यानी कि अमेरिका ने कैसे जबरदस्ती वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी तो स्थापित किया, व्हाटएवर जो भी है, तो उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है। यानी ऐसे जो कुछ मामले होते हैं, यहाँ पे रियल में जो ताकत होती है वो किनके हाथों में रहती है, विदेशी शक्तियों की। अब यहाँ पे अब इराक की ही घटना लीजिए आप। इराक में यदि अमेरिका लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे शक्तियाँ किसके हाथ में होगी, इराक के हाथ में होगी या अमेरिका के हाथ में, अमेरिका के हाथ में होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि असली जो ताकत होती है या शक्तियाँ होती हैं विदेशियों के हाथ में रहती हैं, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इससे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हम इराक में भी नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विकास यहाँ पे चुनाव हो रहा, सब कुछ हो रहा, लेकिन जो रियल की यानी कि फाइनल डिसीजन जिसका मान्य होना है, या फाइनल फैसला जिसका यहाँ पे लागू होना, वो किसका है, विदेशियों का है। या कि जो कि जनता नहीं चाहती कि ये सत्ता मेरे, उनका है, ठीक है। और जब उनका है तो फिर हम चुन के क्या कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। इतना पढ़ने के बाद भैया आ रहे हैं पहले इसके जो भी फीचर्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। इसको आप अपनी नोट्स में नोट करिए, ठीक है। पहली विशेषता क्या है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इतना सब कुछ राम कथा पढ़ने के बाद हमारे समझ में आया कि सिर्फ चुनने से कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन कराने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि वहाँ पे हमने किसी भी पर्सन को यहाँ पे जो भी इलेक्टेड पर्सन है लाके बैठा दिए, उससे कोई प्रॉफिट नहीं है कि हम इससे कह दें इस तथ्य पे कि ये लोकतंत्र है। लास्ट जो डिसीजन होगा वो यदि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, वही देश लोकतंत्र होगा, ठीक है। तो ये पहली डिफिनेशन, आई होप कि अब इसमें मुझे ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। और इसको आप इसी तरह लिख लीजिए, यानी कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अंतिम निर्णय, इस बात पे आप ध्यान रखना, ठीक है। जो अंतिम निर्णय है वो किसके हाथ में होना चाहिए, जो भी चुने हुए हो। अब चुनाव का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि कैसे था। उसके बाद आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अब थोड़ा इसमें भी देखते हैं, ठीक है। ये जो कार्टून वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं इसको आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें क्या होता है कि चीन की संसद को कवांगू ओ यानी कि रेमिन दाई विया ओ, गजब के नाम होते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नाम है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, द हुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। यानी कि चीन की संसद के लिए क्या है कि प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। यानी कि ये जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है।
पूरा इसी के बारे में इसमें समझाया गया है कैसे क्या होता है। तो चीन का एग्जाम्पल लिया गया है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार, और इसमें पूरे चीन के करीब 3,000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो पूरे चीन, टोटल चीन की बात की जा रही, करीब 3,000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। ठीक है, कुछ सदस्यों का चुनाव जो होता है सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, यानी कि जो चीन की समाजवादी पार्टी है उससे क्या करनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002 से 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। ठीक है, यानी कि 2002 और 3 की घटना हम देखते हैं चीन की। यहाँ पे क्या होता है कि चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जो चीन की समाजवादी पार्टी थी, और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही नहीं बनती, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही नहीं बनती है। 1930 में क्या होता है कि आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में, अब वो दूसरी घटना आ रही, ठीक है, 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यानी कि वहाँ पे चीन में हमने 5 वर्ष देखा था, इसमें क्या है 6 वर्ष बाद। ठीक है, और ये मैक्सिको, इसको भी आपको पोलैंड के जैसे करना है कि किस कॉन्टिनेंट में है और इसके आसपास के कौन कौन से पड़ोसी देश वगैरह हैं। ठीक है, देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है। मैक्सिको देश में कभी भी फौजी या तानाशाही शासन नहीं आई है, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल, यदि हम बात करें PRI का मतलब क्या होता है, तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, नाम की एक पार्टी को ही जीत मिली थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या था कि कोई सैनिक सत्ता नहीं आई थी, बट क्या था कि एक ही पार्टी जो थी उसी के मेंबर यहाँ पे हमेशा सत्ता पे आते थे, कोई अदर पार्टी के मेंबर इसमें नहीं आ पाते थे। चुनाव के में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर मतलब कि हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी, यानी कि जो ये PRI संस्था थी वो हर हथकंडे अपनाती थी। यानी कि यदि हम बात करें तो साम दाम दंड भेद, ठीक है, किसी भी तरह से हो लेकिन सत्ता इन्हीं की आनी चाहिए और कोई भी नहीं आता था। उसके बाद क्या हुआ कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। यानी कि जो भी सरकारी दफ्तर थे, वहाँ पे ऑफिस थे, तो उनमें जो भी काम होते थे, तो काम करने के लिए सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना क्या था, बिल्कुल अनिवार्य था कि आपको जाना ही जाना है। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप यानी कि पेरेंट्स से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट स्कूल जो होती थी वहाँ पे पेरेंट्स से क्या बात की जाती थी कि आप इसी संस्था को ही वोट देंगे, यानी कि ये जो पार्टी है PRI, आप इसी को ही वोट करेंगे, अदर किसी पार्टी पे आप नहीं जाएंगे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मीडिया का भी कोई विशेष रोल नहीं था। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, यानी कि थोड़े से ही समय में। ठीक है, कि यहाँ पे मतदान होना है और पता चला कि मतदान सेंटर कहीं और पे कर दिया गया, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे, यानी कि जो इनके विरुद्ध में है और इनको पता चलता था कि इस इलाके के जो भी हैं तो ये हमारे विरुद्ध में आ सकते हैं, जो भी इनकी PRI पार्टी है, तो वहाँ से रातों रात मतदान सेंटर हटा के कहीं दूसरी जगह करके ले जाते थे ताकि ये लोग वोटिंग ही ना कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी, यानी कि जो हम बात करें ये पार्टी थी तो अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर क्या करती थी, काफ़ी पैसे खर्च करती थी। यानी इससे साफ है कि विपक्षी पार्टियां भी चुनाव में खड़ी होती थी।
ठीक है, यानी कि चुनाव लड़ती थी लेकिन जीतती हमेशा यही पार्टी थी। ठीक है, क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? यानी कि अब इतना पढ़ने के बाद कि ये लोग किसी भी जो जनता चाहती है, जो नहीं चाहती, मतलब इनकी हमेशा सत्ता आ रही है, तो क्या हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़ा, तो ये मान सकते हैं कि जनता ने चुनाव किया? बिल्कुल नहीं मान सकते। ठीक है, इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही, यानी कि जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा, तो यहाँ पे यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। यानी कि ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा, इससे साफ तौर से पता चलता है कि मेक्सिको में हम ये बात नहीं कह सकते, भले ही वहाँ पे सैनिक सत्ता नहीं है, राजतंत्र नहीं है, लेकिन लोकतंत्र भी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, चीन के चुनावों में क्या होता है कि लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। यानी कि जो भी, जब चीन की बात हम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी वहाँ की जनता होती है, उनके सामने कोई एकदम से वास्तविक और गंभीर, ठीक है, विकल्प ही नहीं होता है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। यानी कि जो उनके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार होंगे उनको ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? यानी कि अब यहाँ पे जब सरकार ने जो भी चुन के, यानी कि उनके जो भी शासक दल के जो भी स्वीकृत नेता होंगे उन्हीं को हमको वोट देना है, तो क्या हम इस घटना में ऐसा कह सकते हैं कि चीन में मनपसंद, जैसे कि हम बात करते किसी भी लोकतांत्रिक देश में होता है कि वहाँ पे हम अपनी मर्जी से वोटिंग करते हैं, बट यहाँ पे क्या कह सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन खड़ा होता है। मेक्सिको के मामले में बात करें तो ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। यानी कि वोटिंग पे बहुत सारे लोग खड़े होते थे, बट जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आप स्कूल में देखो, कहीं भी देखो, वहाँ सबका उन्हीं का शासन था। ठीक है, दिन उसके बाद क्या होता है, किसी भी तरह जहाँ वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर, ठीक है, भी वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, चुनाव में एक से ज़्यादा, ठीक है, असली राजनीतिक विकल्पों, यानी कि यदि हम बात करें तो चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी पे उतार दें या कि बैठा दें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब इस प्रकार इसकी आती है दूसरी डिफिनेशन कि हमने पहले देखा कि वहाँ पे सैनिक सत्ता वगैरह है, असली मतलब लास्ट डिसीजन जो है वो उनके हाथों में ही होना चाहिए। अब दूसरी डिफिनेशन जो आती है इसकी, यानी कि दूसरा जो फीचर्स है लोकतंत्र का, क्या है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। जो लोकतंत्र है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। अब यहाँ पे हमको मेक्सिको और चीन से समझ में आ गया कि भैया तुमने बैठा दिया कि इतने में ही वोटिंग करना है, तो काहे को हम वोट करने ही जाए, टाइम करवा, मतलब कि अब जीतना तुम्ही को है। ठीक है, हम नहीं दे रहे तुमको वोट, तो कहीं ना कहीं वही तानाशाह वाली व्यवस्था है। तो मतलब क्या सिस्टम पूरा क्या है, वोट दो तो भी चलता है, नहीं दो तो भी चलता है। मेक्सिको में हमने देखा है कि वोटिंग पोल ही इधर से उधर कर दिया जाता है रातों रात। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक तो खड़े होते हैं, वोटिंग भी खड़े होते हैं लोग, लेकिन जीतते तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब दोनों की घटना, मेक्सिको और चीन की बात की हमने, और दोनों में ही देखा, दोनों में ही अंतर समझ में आता है हमको, और उसी से हम ये अपनी डिफिनेशन इसकी जो भी यदि हम बात करें विशेषता की, तो निकाल सकते हैं कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। जो लोकतंत्र है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। यानी कि अब बीजेपी की सरकार आ गई, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में हमेशा बीजेपी की सरकार आए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, चलो जनता उनको चुन रही है, लेकिन जनता पे प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आप हमको ही चुनोगे, अदरवाइज हम साम दाम जो भी होता है, ये आपने सुना होगा, साम दाम दंड भेद। ठीक है, किसी भी तरीके से आप मान रहे हो, पैसा देंगे, रुपये देंगे, नहीं मानते हो तो आपको दंड भी देंगे, लेकिन हमारी ही सत्ता आनी चाहिए।
उस हिसाब से आप ये दूसरी परिभाषा नोट करिए इसकी, यानी कि विशेषता। अब यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 4 में और भी बातें जानेंगे। अभी क्या है भैया, अभी तो और आगे जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, अब हम कल बात करेंगे। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, इसके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। और मैंने काफ़ी बार ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझा दिया है, और अभी आगे मैंने आपको बताया भी था कि डिटेल भी आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, अब आप एंजॉय कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।